Assalamualaikum dear students, hope you all are fine. Welcome in the 10th lecture of software verification and validation. आज के इस लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, उसकी डिफरेंट टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी टेक्निक्स जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने मेंशन किया है कि हमारे पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है, ठीक है ना। तो आज हम उनको देखें कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, इनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है बेसिकली हम किसी भी सॉफ्टवेयर की जब इवैल्यूएशन परफॉर्म करना चाहते हैं, किसके हमारे रिक्वायरमेंट के हवाले से, हमारे जो सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटीज़ है उसके हवाले से, तो हम क्या परफॉर्म करते हैं, उस पर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। इसमें हम क्या चेक करते हैं कि यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीटअप हो रही हैं या नहीं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट दोनों को हम चेक करते हैं कि वो मीटअप हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। टेस्टिंग बेसिकली हम क्या करते हैं, डिफरेंट फेजेस पर परफॉर्म करते होते हैं, डिफरेंट सेक्शंस पर, डिफरेंट लेवल्स पर परफॉर्म करते होते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे पास जो है ना टेस्टिंग, हमें कौन कौन सी टेस्टिंग जो है ना अप्लाई करनी है, ठीक है ना। यूनिट टेस्टिंग अप्लाई करनी है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्लाई करनी है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पर अप्लाई करनी है, किस किस्म की टेस्टिंग अप्लाई करनी है, हम इनको भी इंशाल्लाह आज के लेक्चर में देखेंगे कि ये क्या होती है और किस तरह से हम इनको अप्लाई करते होते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो हमने जैसे कि लास्ट टाइम जब स्टार्टिंग में हमने सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन के लेक्चर स्टार्ट किए थे, तो हमने वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन को डिस्कस किया था। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बेसिकली जो कंप्राइज कर रही थी वो किस पर होती है, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन पर होती है। ये देखें, आपको ये एग्जांपल देखकर शायद कुछ क्लियर हो रहा हो टेस्टिंग के बारे में। ये क्या है कि एक फैन चलाया और फैन के अंदर हमने क्या किया, कैरेट पास की, और कैरेट को हमने क्या किया, काटने की कोशिश की, किसके थ्रू, फैन के थ्रू। हालांकि हमारे पास नाइफ भी मौजूद है लेकिन हम नाइफ से कट उसको नहीं कर रहे, और हमें पता था कि ऐसा काम करने से क्या होगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा कि फैन जल जाएगा। तो देखिए वही हुआ, विच मीन्स कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो हमने परफॉर्म की है, जो हमने टेस्टिंग जो हम इस केस में तो हम जस्ट क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, किसको, कैरेट को काट कर देख रहे हैं। तो विच मीन्स कि अगर फैन जल गया है तो हमें जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट थे वही मिले हैं। अगर ऐसा ना होता, फैन ना जलता, तो हम नोट करते कि एक्सेप्शंस क्या हैं, ठीक है। फिर डिफरेंट मॉडल्स के फैंस जो है ना हम वो ट्राई करते, फिर उस पर हम ये प्रिडिक्शन दे रहे होते कि जो है ना इसकी जो है अंदर इनकी जो मशीन है, जो मोटर है, वो एक्यूरेटली इनकी वो ज़्यादा अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की है या लो क्वालिटी की है। देखें, ये हम यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल कोट किया, ये बेसिकली क्या है कि अगर फैन कंपनी है, फैन बनाने वाली कंपनी है, अब उसने इनके वैसे टेस्टिंग के लिए मोटर को टेस्ट करना चाह रही है, उसने क्या किया, सब्जियां काटना शुरू कर दी फैन के साथ, ठीक है। तो अगर सब्जियां काटना शुरू कर देते हैं वो फैन के साथ, और उसके थ्रू वो मोटर की कैपेसिटी चेक करने के, मोटर पर अगर लोड बढ़ जाता है, जैसे कि कुछ अरसे तक अगर आप फैन को इस्तेमाल करते हैं तो फैन क्या होता है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है, उसके बैरिंग पर लोड, बैरिंग जो है ना वो जरा मूव करने कम हो जाते हैं। फिर उनको वो आप डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू जो है ना वो बैरिंग या तो चेंज करते हैं या उन्हीं को दोबारा ठीक किया जाता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, लोड ज़्यादा बढ़ता है, तो क्या मोटर वो लोड बर्दाश्त कर सकती है या नहीं, मोटर की वायरिंग तो कहीं जल नहीं जाएगी। तो ये सब चीज़ों को हम टेस्ट करने के लिए हम क्या इस तरह की टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास बहुत सारी टेस्टिंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट टेस्टिंग होती है कि हम यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करके देखते हैं कि यूनिट वाइज जो है ना वो टेस्ट, के अलावा मॉड्यूल वाइज हम टेस्टिंग परफॉर्म करते होते हैं। देन उसके बाद हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्लाई करते होते हैं, देन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग अप्लाई करते होते हैं। अभी आगे वन बाय वन हम इनको डिस्कस भी करते हैं कि ये क्या होती है। सॉफ्टवेयर वैलिडेशन को हम पहले बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि सॉफ्टवेयर वैलिडेशन क्या होती है। ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एग्जामिन करते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़र की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और ये जो है ना SDLC के मॉडल्स को अप्लाई करता है। इट इज़ कैरीड आउट एट द एंड ऑफ द SDLC के, जब हम SDLC पर अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसके लास्ट में हम क्या करते हैं, वैलिडेट कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट को कि वो हमारी जो प्रोडक्ट हमने बनाई है वो यूज़र की रिक्वायरमेंट को मीटअप कर रही है या नहीं कर रही। अच्छा, उसके अलावा वैलिडेशन जो है वो इंश्योर करती है कि हमारी प्रोडक्ट जो अंडर डेवलपमेंट है वो क्या है, हर यूज़र की तमाम तर रिक्वायरमेंट को मीटअप कर रही है। वो एक ही बात है जो हमने बार बार पहले भी डिस्कस की है। अगेन ये जस्ट आप लोगों को रिवाइज करवाने के लिए कॉन्सेप्ट मैंने ये स्लाइड्स ऐड कर दिए हैं ताकि आप लोग एक दफ़ा दोबारा गो थ्रू कर लें, प्रीवियस कॉन्सेप्ट आपके पास, आपको माइंड में रिकॉल हो जाएंगे, तो देन टेस्टिंग समझना आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अच्छा, वैलिडेशन जो हमें आंसर करती है वो किस क्वेश्चन का आंसर करती है, आर वी डेवलपिंग द प्रोडक्ट विच अटेम्प्ट्स ऑल दैट यूज़र नीड्स फ्रॉम दिस सॉफ्टवेयर, कि क्या हम जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं क्या वो ऐसी प्रोडक्ट है जो यूज़र के तमाम तर सवालात का जवाब दे सकती है, उसकी तमाम तर ज़रूरियात जो उसके उस बिज़नेस के रिलेटेड है, जो वो परफॉर्म करना चाह रहा है, जो टास्क वो चाह रहा है कि वो सॉफ्टवेयर के थ्रू परफॉर्म हो, तो क्या वो उन सबको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा।
बेसिकली इसका एम्फासाइज होता है वो किस पर होता है, यूज़र की रिक्वायरमेंट पर ही होता है। वेरिफिकेशन क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट को मीटअप करने की कोशिश करते हैं, जो जिसमें हम क्या कहें प्रॉपरली मेथोडोलॉजीज को फॉलो अप करते होते हैं, स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करते होते हैं, और हम चेक करते होते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो क्या बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रही है या नहीं कर रही, मेथोडोलॉजीज को मीटअप कर रही है नहीं, जो मेथोडोलॉजीज अप्लाई होनी चाहिए वो अप्लाई हो रही है नहीं। तो वेरिफिकेशन में हम ये काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा वेरिफिकेशन जिस क्वेश्चन का आंसर करती है तो क्या आर वी डेवलपिंग दिस प्रोडक्ट बाय फैमिली फॉलोइंग ऑल डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन की जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन हमें दी गई है ये हमने इनके पहले से रिक्वायरमेंट गैदरिंग के दौरान जो इनके बनाई है डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, क्या वो उनको मीटअप कर रही है या नहीं कर रही। वेरिफिकेशन कंसंट्रेट्स ऑन द डिज़ाइन एंड सिस्टम वेरिफिकेशन सिस्टम स्पेसिफिकेशन। तो इसका जो मेन कंसर्न होता है, ये मेन कंसंट्रेशन जो होती है वो किस पर होती है, सिस्टम के डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशंस पर होती हैं। उसके अलावा मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटिक टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो मैनुअल टेस्टिंग क्या है, जैसे अभी हम मैनुअल टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, मैंने आपको डायग्राम दिखाई, वो मैनुअली टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे ना। इसके अलावा ऑटोमेटिक टेस्टिंग क्या होती है कि हम क्या करें, रोबोट्स का इस्तेमाल कर लें या एक फ़ैन चलाएं और हम जो है ना उसके आसपास जो है ना कुछ इस किस्म का इन्वायरमेंट क्रिएट कर दें कि चीज़ें ऑटोमेटिकली उसके अंदर से जो है ना वो क्रश होना शुरू हो जाए। तो देन ये भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं। मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है, परफॉर्म विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ ऑटोमेटिक टेस्टिंग टूल्स। ये जो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको लास्ट लेक्चर में, अगर 9th लेक्चर में आपको याद हो तो मैंने आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के नाम बताए थे। तो वो क्या है, ऑटोमेटिक टेस्टिंग को टूल है जिनके थ्रू हम ऑटोमेटिक टेस्टिंग पर आप जो है ना वो परफॉर्म भी करते होते हैं। मैनुअल टेस्टिंग में क्या करते थे हम लोग, जो इनके नॉर्मली एक पर्सन जो है ना वो खुद सेल्फ बेस पर जो है ना वो सॉफ्टवेयर के हर सेक्शन को, हर यूनिट को वो सेल्फ बेस पर टेस्ट कर रहा होता है, उसके लिए सेपरेटली कोड लिखता होता है। दूसरा जो ऑटोमेटिक टेस्टिंग होती है उसमें क्या होता है, हम एक फिक्स जो है ना वो टूल इस्तेमाल करते हैं, उस टूल के अंदर अपनी प्रोडक्ट जो है ना वो रखते होते हैं और देन वो क्या करता है, वो पूरी प्रोडक्ट को एनालाइज करके बता देता है कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम्स जो है ना इनकी इतने ज़्यादा जो है ना इनकी वो इनके इफेक्ट है, उनके हर चीज़ हमें जो है ना वो सॉफ्टवेयर जो है ना वो बता देते होते हैं। इसी एग्जांपल्स की अगर बात करें, टेस्ट नीड टू चेक इफ अ वेब पेज कैन बी ओपन इन इंटरनेट एक्सप्लोरर, के जो वेब पेज है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पर हम ओपन करना चाह रहे हैं। दिस कैन बी इजीली डन विद मैनुअल टेस्टिंग बट टू चेक इफ द वेब सर्वर कैन टेक द लोड ऑफ 1 मिलियन यूजर इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेस्ट मैनुअली। अब इस एग्जांपल में क्या कहा गया, यही आपको समझाया गया है कि अगर हमने एक वेब पेज चेक करना है कि हमारे सिस्टम पर वेब पेज चलता है या नहीं चलता, तो देन क्या करेंगे, एक वेब पेज ओपन करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैंने 1 मिलियन वेब पेजेस एट अ टाइम ओपन करके ये देखना है कि मेरा सर्वर जो मैंने सर्वर बनाया है वो सर्वर 1 मिलियन पेजेस की रिक्वेस्ट को एट अ टाइम सपोर्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, तो मैनुअली एट अ टाइम 1 मिलियन पेजेस ओपन करना एक ह्यूमन के लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल टास्क है। तो इसके लिए हम क्या करते होते हैं, हम इसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जो ऑटोमेटिकली क्या करता है, सिस्टम कॉल जनरेट करता है और उसके थ्रू क्या करता है, ऑटोमेटिकली वेब ब्राउजर एक सेम टाइम पर जो है ना वो ओपन करने की कैपेसिटी रखता होता है और एक ही टाइम पे वो जितने हम उसको कमांड देंगे वो उतने वेब पेजेस एट अ टाइम ओपन कर देगा। लेकिन इसके लिए मशीन भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके पास जिस मशीन पर आप टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं वो मशीन भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पेंटियम 2 पर या पेंटियम 3 पर जो है ना, हालांकि वो तो वैसे तो उसका ज़माना ख़त्म हो चुका है, अब तो कोर i5 भी तकरीबन पुराना हो चुका है, i9 i11 तक जो है ना आ चुके हैं। तो उसके अलावा आप जो है ना सुपर कंप्यूटर्स जो है ना वो आप लोगों ने देखे हुए हैं, वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अगर आपने टेस्टिंग परफॉर्म करनी है तो कोशिश करें कि आपके पास जो मशीन है जिस पर आप टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर जो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 4 GB की रैम है और जो है ना आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 है और आप उस पर टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं और वो देन आपको सपोर्ट नहीं कर पा रही, उस तरह से आपका सिस्टम हेल्ड हो जाता है। जब भी आप, सबसे सी बात है कि अगर आप 1 मिलियन पेजेस ओपन करना चाह रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि उन रिक्वेस्ट को डील तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करना है ना। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो डील करेगा, देन आगे फर्दर जो है ना उसने लोड ट्रांसफर करना है, फिर रैम का भी इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। तो आपके पास सिस्टम स्पेसिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हमें क्या बताती होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये बताती है कि एरर्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद रिक्वायरमेंट कन्फर्मेंस करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को कंफर्म करती है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीटअप हो रही हैं या नहीं। उसके बाद फिर हमें बताती है कि सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर रिक्वायरमेंट मीट कर रही है तो सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर रही तो सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस बैड होगी। और उसके अलावा हमें क्वालिटी को इंश्योर करती है कि क्वालिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल एरर्स, देन रिक्वायरमेंट कंफर्म करती है, देन परफॉर्मेंस के बारे में बताती है और एट द एंड हमें क्या बताती है, सॉफ्टवेयर की
क्वालिटी के बारे में बताती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हमें, ठीक है। अब उसके बाद हम थोड़ा सा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का अगर डिस्कस करें कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, अब देखें ब्लैक बॉक्स नाम से ही जाहिर है कि हमारे पास क्या है कि जितने भी प्रोसेस परफॉर्म हो रहे होंगे वो अंडर द टेबल होंगे, ठीक है। बज़ाहिर हमें कुछ नहीं नजर आ रहा होगा, हमें सिर्फ क्या देनी है, इनपुट देनी है और एट द एंड हमें आउटपुट होकर नजर आ जाएगी। दरमियान में क्या प्रोसेस परफॉर्म हुए वो हमें पता नहीं चल रहा। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होती है उसमें तकरीबन यही होता है, क्या हम जो दरमियान में फंक्शनलिटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं उन फंक्शनलिटीज के बारे में जो यूजर होता है उसको आइडिया नहीं होता, जस्ट वो इनपुट देता है और उसको क्या है आउटपुट रिजल्ट्स मिल जाते होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, फंक्शनलिटीज ऑफ द प्रोग्राम टेस्ट करते होते हैं। इसको हम बिहेवियरल टेस्टिंग भी बोलते होते हैं कि ये क्या करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर के बिहेवियर को टेस्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते होते हैं। इस केस के अंदर जो हमारे पास जो टेस्टर होता है वो क्या करता है, इनपुट देता है, इनपुट वैल्यूज पास करता है सिस्टम को और देन वो क्या करता है, हमें रिजल्ट उस पर प्रोसेस परफॉर्म करके हमें आउटपुट दे देता होता है। इसके बाद हम अगर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को देखें तो देखें व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में अब आपको सारा प्रोसेस भी क्लियर है कि इस वक्त कौन कौन सा प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है, किस कंडीशन से गुजर रहा है और किस तरह से वो हमें आउटपुट दे रहा है। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर बेसिकली जो कंडक्ट करते होते हैं वो इंप्लीमेंटेशन पर हम कंडक्ट करते होते हैं इन ऑर्डर टू इंप्रूव कोड एफिशिएंसी ऑफ स्ट्रक्चर। इट इज आल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग में कहते होते हैं, क्योंकि ये हमारे क्या कर रहे थे, कोड का जो स्ट्रक्चर होता है ये उस पर हम इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है ना। इन दिस टेस्टिंग मेथड द डिजाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कोड आर नोन टू द टेस्टर। प्रोग्रामर्स ऑफ द कोड कंडक्ट दिस टेस्ट ऑन द कोड। तो जो प्रोग्रामर होते हैं वो इस टेस्ट को किस पर करते हैं, कोड पर परफॉर्म करते होते हैं। इसके अलावा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर हमारे पास दो फर्दर टेक्निक्स होती हैं, एक होती है कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग, दूसरी होती है डेटा फ्लो टेस्टिंग। अब कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग क्या होती है, इसका जो बेसिक पर्पस होता है वो होता है कि हम डिफरेंट टेस्ट केसेस जो है ना वो सेट करें जो हमारे स्टेटमेंट या हमारे जो ब्रांचेज है ना, जो कंडीशंस हैं, लाइक ये देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये कंडीशन है ना, आपको ये सिंबल का पता है, डायमंड का सिंबल है, ये कंडीशन को शो करवा रहा है और ये हमारे पास क्या है, इनपुट्स एंड डिफरेंट, ठीक है ना, और ये स्टार्ट है और ये एंड है, ठीक है। तो डिफरेंट कंडीशन या डिफरेंट जो ब्रांचेस बन रही हैं हम उसके बारे में जब हम जानना चाहते हैं तो हम उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल फ्लो कि डेटा फ्लो किस तरह से कर रहा है, डेटा के फ्लो को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग परफॉर्म करते होते हैं। उसके अलावा डेटा फ्लो टेस्टिंग की अगर बात करें कि कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग में हम क्या करते होते हैं कि हम कंट्रोल्स को, कि डेटा कंट्रोल किस तरह से हो रहा है, कौन कौन सी इनके प्रोसेस होंगे जो उसको कंट्रोल करेंगे, हम उसकी टेस्टिंग परफॉर्म करें। जबकि डेटा फ्लो टेस्टिंग के अंदर हम डेटा के फ्लो को, एक्चुअली डेटा कैसे फ्लो कर रहा है, किस तरह से वो मूव कर रहा है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर जा रहा है, तो हम जब इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सी टेस्टिंग इस्तेमाल करते होते हैं, डेटा फ्लो टेस्टिंग अप्लाई करते होते हैं। ये मोस्टली वेरिएबल्स पर परफॉर्म की जाती है जो किसी प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं, डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड एंड वेयर दे वर यूज्ड और चेंज। तो इसमें हम ये बात बताते होते हैं कि वेरिएबल कहाँ पर डिक्लेयर हुए हैं, कहाँ पर डिफाइन हुए हैं और कहाँ पर चेंज हो रहे हैं, कहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा अदर टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होती है, यूनिट टेस्टिंग होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट टेस्टिंग को देखें अगर कि यूनिट टेस्टिंग हमारे पास क्या होती है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो क्या करना चाह रहा है, यूनिट टेस्टिंग अप्लाई करना चाह रहा है, ठीक है, मॉड्यूल टू बी टेस्टेड। तो किसी एक मॉड्यूल पर वो क्या करना है, यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करना चाह रहा है। अब क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना टेस्ट केस अप्लाई करेगा। हो सकता है वो एक टेस्ट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 10 टेस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है प्रोग्राम पर कि प्रोग्राम कितना बड़ा है, वो जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल कितना बड़ा है और उस मॉड्यूल के अंदर प्रोग्राम्स कितने ज़्यादा हैं। तो हो सकता है हर स्टेज पर उसे डिफरेंट टेस्टिंग टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़े, या हो सकता है तमाम स्टेजेस के लिए वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करेगा, वो यूनिट टेस्टिंग अप्लाई करेगा, ठीक है। जब वो यूनिट टेस्टिंग अप्लाई करेगा, अप्लाई करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा था कि इस जो हमने डायग्राम पहले देखे कि एरर्स अगर कोई आते हैं तो देन वो क्या करेगा, उन एरर्स को के बारे में जो है ना डेवलपमेंट टीम को बताया कि इसके ऊपर जब उसने ये टेस्टिंग अप्लाई की है तो फलां जगह पर फलां एरर आ रहे हैं, वो पूरा लिस्ट डाउन करके जो है ना वो डेवलपमेंट टीम को देगा। देन उसको करेक्ट करेंगे, करेक्ट करने के बाद अगेन टेस्टिंग टीम के पास जाएगा, अगेन वो टेस्ट होगा। उसके बाद अगर वो उसके बाद दोबारा कोई एरर नहीं आते तो फिर वो उसकी परफॉर्मेंस को हम जो हम देखते होते हैं कि वो परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। परफॉर्मेंस के बाद फिर फर्दर हम उसको जज करते होते हैं कि उसकी क्वालिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है और एट द एंड हमें क्या है, रिजल्ट मिल जाता है कि हमारी प्रोडक्ट कितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है और वो क्या एक्यूरेटली काम कर रही है या नहीं कर रही। तो यूनिट टेस्टिंग के अंदर हम ये काम करते थे कि हर यूनिट पर, हर मॉड्यूल के अंदर अलग अलग टेस्टिंग परफॉर्म करते होते हैं। उसके अलावा हम अगर इसका इंटरफेस की बात करें, जो मैंने आपको टेस्ट केस वाला इंटरफेस दिखाया हुआ था,
मॉड्यूल टू बी टेस्टेड और टेस्ट केस के दरमियान। वो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेसिस के ऊपर हम टेस्ट अप्लाई करते हैं, देन लोकल डेटा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनके ऊपर हम टेस्ट अप्लाई करते होते हैं, बाउंड्री कंडीशंस जो होती हैं हमारे पास किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर उसके ऊपर हम जो है ना डिफरेंट टेस्टिंग अप्लाई करते होते हैं, देन इंडिपेंडेंट पाथ्स जो होते हैं या बेसिक पाथ टेस्टिंग जो होती है जिसको हम कहते हैं वो अप्लाई करते होते हैं। उसके बाद एरर हैंडलिंग पाथ्स को चेक करते होते हैं कि जहाँ पर एरर हैंडलिंग परफॉर्म हुई हुई है क्या वो एरर्स जो है ना वो एरर हैंडलिंग वहाँ पर परफॉर्म हो भी रही है या नहीं, या एक्सेप्शंस जो है ना वहाँ पर जनरेट हो रही हैं। तो इस चीज़ को भी टेस्ट करने के बाद फाइनली हमें क्या पता चलता है कि मॉड्यूल जो है ना वो टेस्ट हो गया, और उसके बाद फिर हम बताते हैं कि मॉड्यूल कहाँ पर लाई करता है। यूनिट टेस्ट के एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो इसके एनवायरनमेंट में हमारे पास क्या होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, कुछ डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं और उनके अंदर डिफरेंट जो है ना स्टब्स होते हैं, और हम उन स्टब्स को जो है ना टेस्ट कर रहे होते हैं, वन बाय वन सारे स्टब्स को टेस्ट करते हैं। देन हमारे पास एक मॉड्यूल टेस्ट हो जाता है और उसके बाद हम उसे जो है ना ड्राइवर्स के थ्रू जो है ना हम उसे बताते हैं कि हाँ जी ये जो टेस्ट हमने इस मॉड्यूल पर अप्लाई किया था वो इसके ये रिजल्ट्स आ रहे हैं और इसकी ये आउटकम्स आ रही हैं। ठीक है, ओवरहेड ऑफ ड्राइवर एंड स्टब समटाइम्स लीड टू द डिले टिल इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है ना, कि समटाइम जो है ना अगर ओवरहेड इनके स्टब्स और मॉड्यूल के दरमियान बहुत ज़्यादा ओवरहेड हो जाए, बहुत ज़्यादा हम टेस्टिंग परफॉर्म कर लें तो देन क्या होता है इसमें डिले बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग पर मूव करना पड़ता है कि हम इसको इंटीग्रेट कर फिर देख लेते हैं एक्चुअल एनवायरनमेंट में कि जी एक्चुअल एनवायरनमेंट में अगर ये ठीक काम कर रहा है तो सही है, नहीं अगर काम करता तो फिर हम उसको जो बग्स आ रहे होते हैं देन हम उसको रिमूव कर लेते होते हैं। ठीक है ना, हायर कोहेरेंस लीड्स टू वन फंक्शनैलिटी इज इक्वल टू वन कंपोनेंट विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू बेटर टेस्टिंग। ठीक है ना, तो जितनी ज़्यादा कोहिजन होगी वो हमें उतने एक हम कोहिजन क्या है, अगर एक फंक्शनलिटी पर हम कोहिजन अप्लाई कर रहे हैं तो वो किसी एक कंपोनेंट के लिए होगी और वो क्या करेगी, बेटर टेस्टिंग अप्रोच होती है अगर हम यूनिट टेस्टिंग अप्लाई कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर इंटीग्रेशन टेस्टिंग की बात करें, अभी देखिए ये डायग्राम थोड़ी सी ज़रा देखें एक दफ़ा गौर से। दो डोर्स हैं, दोनों डोर के क्या हैं, लॉक्स इकट्ठे रख दिए गए हैं। अब डोर ओपन करना है, अब ना ये ओपन हो सकता है ना वो डोर ओपन हो सकता है, दोनों डोर आपस में क्या है ओपन ही नहीं हो सकते क्योंकि दोनों के लॉक आपस में क्या हो रहे हैं, अड़ रहे हैं। अब अगर आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है और सॉफ्टवेयर बनाने के बाद आपको पता चल रहा है कि सॉफ्टवेयर तो सही तो उसकी फंक्शनैलिटी जो रिक्वायरमेंट थी वो फंक्शनैलिटीज ही परफॉर्म नहीं हो रही सॉफ्टवेयर के अंदर, या उन फंक्शनैलिटीज में किसी किस्म का कोई बग है जिसकी वजह से वो क्या है वो एक्यूरेटली काम नहीं कर पा रहा। अब देखिए डोर तो ओपन होता है लेकिन डोर एक्यूरेटली पीछे इनके प्रॉपरली ओपन नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा ओपन होता है उसके बाद पीछे हैंडल है उसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाता है, स्ट्रक हो जाता है। ठीक है ना, तो इसी तरह से सॉफ्टवेयर जब हम बनाते होते हैं तो हम उसमें भी यही चीज़ देखते होते हैं कि वो रिक्वायरमेंट तो मीटअप कर रहा है, क्या एक्यूरेटली मीटअप कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो है ना, ये कब हम पता चलता है जब हम इंटीग्रेट करते हैं किसी प्रोडक्ट को, जाकर प्रॉपरली इंस्टॉल कर लेते हैं, इंप्लीमेंट कर लेते हैं, इंप्लीमेंट करते हुए जो हमें प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है या इंप्लीमेंट करने के बाद जब वो यूज़ करना शुरू करते हैं यूज़र, तो उस वक्त जो इनके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं वो हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में हम उनको देखते होते हैं। तो अब होप्स आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग पता चल गई होगी कि जब उसके एक्चुअल एनवायरनमेंट में कि हमारे पास जो इनके लैब एनवायरनमेंट है वहाँ पर अगर एक प्रोडक्ट बिल्कुल एक्यूरेटली काम कर रही है, लेकिन जैसे हम उसके एक्चुअल एनवायरनमेंट में इंप्लीमेंट करते हैं देन वो क्या करती है, वो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट वैसे नहीं दे रही होती जैसा कि वो लैब में दे रही होती है। तो देन क्या है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में प्रॉब्लम होगी और हम उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अगर ऑप्शंस की बात करें, द बिग बैंग अप्रोच चॉज एंड एन इंक्रीमेंटल कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, इंक्रीमेंटल कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी अप्लाई करते होते हैं कि हम वन बाय वन, अब देखें यहाँ पर क्या है डिफरेंट, ये जो डायग्राम आपको दिखाई गई है इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि अगर हमने एक मॉड्यूल इंटीग्रेट किया है, ये पजल है बेसिकली, आप लोगों को पता है कि ये एक पजल है हमारे पास, इस पजल को अगर हमने सॉल्व कर रहे हैं इन सारे पीसेस को आपस में पहले स्कैटर कर देते हैं, उसके बाद जब हमने इंटीग्रेट करना है, इनको आपस में जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दो काम अप्लाई करने होंगे। ठीक है ना, कि पहले बिग बैंग अप्रोच इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ठीक है, और देन उसके बाद क्या है, हम इंक्रीमेंटल कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे कि हम वन बाय वन, ठीक है ना, इनको पीसेस को जो है ना वो जोड़ना शुरू करेंगे, वन बाय वन इसमें इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो पहले तो हम ये लाइन जोड़ेंगे, उसके बाद देन इसको जोड़ेंगे, देन इसको जोड़ेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेट हो जाएगा और पजल सॉल्व हो जाएगी। इस तरह सॉफ्टवेयर भी एक तरह की पजल ही होती है, जब हम सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, एक तरह से पजल ही सॉल्व कर रहे होते हैं कि प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के बारे में सोच रहे होते हैं, थिंकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, देन उसको कोड कर रहे होते हैं, देन डेवलपमेंट के डिजाइन एंड डेवलपमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये सारा काम हम कर रहे होते हैं सिमिलरली जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं।
अच्छा जी, इंटीग्रेशन की फर्दर हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं टॉप डाउन इंटीग्रेशन, एक होती है बॉटम अप और एक होती है टॉप डाउन। टॉप डाउन इंटीग्रेशन में हम क्या करते होते हैं कि हमारे पास जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया कि हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या, ये हमारा मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर ये स्टब्स हैं, हम क्या करेंगे पहले इन दो स्टब को टेस्ट करेंगे, देन इस स्टब को टेस्ट करेंगे और फर्दर क्योंकि ये आगे फिर एक मॉड्यूल बन जाता है। ये दो क्या है इसके, ये तीनों तो इसके मॉड्यूल हैं, लेकिन ये क्या है इसके दो मॉड्यूल ये वाले हैं, उसके बाद ये स्टब जरूर है इसका, लेकिन इसके लिए फिर ये मॉड्यूल बन जाता है। इसके अंदर फर्दर जो है ना हमारे पास पार्ट आ जाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों स्टब्स को टेस्ट करेंगे, देन उसके बाद इस मॉड्यूल में आएंगे। इस मॉड्यूल में आके जब यहाँ आते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर भी इसकी भी फर्दर ब्रांचेज है, तो ये भी एक मॉड्यूल बन जाएगा। फिर इसकी ब्रांचेज को टेस्ट करेंगे वन बाय वन। तो इसकी ब्रांचेज टेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, फाइनली बता दें कि ये सारे मॉड्यूल एक्यूरेटली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, उसके अलावा अगर बॉटम अप की बात करें तो बॉटम अप में क्या होता है कि जो हमारे पास बॉटम वाला हिस्सा ये क्लस्टर बना हुआ है हमारे पास। हम इसमें क्या करते हैं, जो मॉड्यूल्स होते हैं ना, वर्कर मॉड्यूल होते हैं, उन सबको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, आपस में बिल्ड कर लेते हैं, आपस में इंटीग्रेट कर लेते हैं। और ड्राइवर जो है ना वो रिप्लेस कर रहे होते हैं वन एट अ टाइम डेप्थ फर्स्ट। ठीक है ना, तो आपने डेप्थ फर्स्ट की टेक्निक पढ़ी होगी डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में एक होती है हमारे पास ब्रेड्थ फर्स्ट और एक होती है डेप्थ फर्स्ट। तो ब्रेड्थ फर्स्ट जो है हम टॉप डाउन में अप्लाई करते होते हैं, डेप्थ फर्स्ट होती है हम किस में अप्लाई करते हैं, बॉटम अप में हम अप्लाई करते होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमने ये एक मॉड्यूल बना लिया, ठीक है, हमने ये क्या कर लिया, पहले इसे टेस्ट करके इसे फाइनलाइज कर लिया, बॉटम अप जा रहे हैं। ठीक है, जब ये हो गया तो देन हम फर्दर मूव करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे इसके अंदर इसके साथ फर्दर कौन सा लिंकअप कर रहे हैं, तो साथ ये है। अब इसके अंदर आएंगे और इसके अंदर जितने भी स्टब है हम उनको टेस्ट करके हम फाइनली बता देते हैं कि हमारा जो मॉड्यूल है उसकी इंटीग्रेशन एक्यूरेटली हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा देखें तो डायग्राम के थ्रू जो है ना आपको शायद क्लियर हो रहा हो। द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है, 4 2। अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 7। अब देखें 4 2, ठीक है, उसके बाद 5 2, ठीक है, और देन 6 3 7 3। और उसके बाद क्या होता है हमारे पास 2 1 और 3 1। इस अप्रोच में हम क्या करते हैं, फर्स्टली टेस्ट करते हैं कि 4 5 6 7 इंडिविजुअली हम टेस्ट करते हैं। इन सब को 4 5 6 7 को हम इंडिविजुअली सेपरेट टेस्ट करते हैं यूजिंग कंपोनेंट 2 एंड 3, कि ये कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हुए हम इनको वन बाय वन सेपरेटली टेस्ट करते होते हैं। देन उसके बाद करते हैं टेस्ट 2 सच दैट इट कॉल्स 4 एंड 5 सेपरेटली कीपिंग 1 एज ड्राइवर। तो 1 पे इन्होंने क्या कंसिडर किया हुआ, अभी ड्राइवर कंसिडर किया हुआ है, जबकि 4 और 5 सेपरेटली जो हम टेस्ट कर रहे होंगे और जो 6 और 7 होंगे वो सेपरेटली टेस्ट कर रहे होंगे। अगर कोई एरर आता है 4 5 के टेस्ट करने में तो दैट द प्रॉब्लम इज इन वन ऑफ द मॉड्यूल, तो क्या होगा, इनमें से किसी एक मॉड्यूल में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। सिमिलरली फॉर 3 के, सिमिलरली हम क्या करेंगे 3 केस में, अगर हम इसे टेस्ट कर रहे हैं, पहले हम इन दोनों को टेस्ट करते हैं, इन दोनों में से अगर ये सही होता है, इस पर कोई एरर नहीं आता, लेकिन इसमें एरर आता है, तो इनमें इस मॉड्यूल में ये क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। तो हम इसको पहले ठीक करने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली उधर यही टेक्निक अप्लाई करेंगे, अगर वहां भी कोई एरर आता है तो देन हम उसका क्या करेंगे, रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। Test 1 such that it calls 3 and if an error occurs we know that the problem is in 3 or in the interface between 1 and 3। तो अगर हमारे पास प्रॉब्लम आता है 3 के केस में, ठीक है ना, यहाँ सपोज 7 फेल हो जाता है, 6 एक्यूरेटली परफॉर्म होता है, 7 फेल हो जाता है, देन क्या है 1 और 3 के केस में इनके इसका ड्राइवर ये है 3 का और ये मॉड्यूल है और देन ये उसके स्टब हैं, तो मतलब इस साइड पर प्रॉब्लम आ रहा है, ये साइड अगर यहाँ पर कोई एरर नहीं आता तो ये साइड ओके है, 1 और 2 ओके हैं, ठीक है ना। ड्राइवर हमें बता दे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, 1 एंड 3 के दरमियान है। सो ये आज के लेक्चर के लिए हमारा इतना ही था। होप सो आपको जो है ना समझ आ गया होगा टेस्टिंग क्या होती है, हम किस तरह से टेस्टिंग परफॉर्म करते होते हैं। इसके अलावा एक एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हमारी रहती है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है। जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर बना लेते होते हैं ना, बना लेने के बाद जब हम यूज़र को कहते हैं कि अब आप इसको इस्तेमाल करके देखें क्या ये आपके फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को मीटअप कर रहा है या नहीं, तो वो हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली एक्सेप्टेंस टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं कि यूज़र से एक्सेप्ट। और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हमेशा कौन करता है, यूज़र बताता होता है। यूज़र से हम लेते होते हैं कि यूज़र के अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है देन वो एक्सेप्टेबल होगी प्रोडक्ट, अगर नहीं हो रही देन वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।